बात बीपी की अगर की जाए कि लो ब्लड प्रेशर को शायद हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है या हाई ब्लड प्रेशर को ज़्यादा होती है, या इसको मैनेज फिर कैसे किया जा सकता है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन होता है। और हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को मिलता है, हम कहते हैं कि बहुत यंग एज में मिल रहा है, 30 साल की उम्र से पहले मिल रहा है, तो आके जांचें करानी होती है। जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, इसको दो भाग में तोड़ते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये 95% पेशेंट, 95% पेशेंट्स में होता है। इसका हमको कारण नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये 5% मरीज में होता है। इन मरीजों में होता है कि हम कारण ढूंढ सकते हैं, क्या ये किडनी की दिक्कत की वजह से है, क्या ये एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हम जिसमें हम थायराइड और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो हमको ये ढूंढना होता है कि कोई कारण ऐसा है जिसको हम बदल सकते हैं। तो अगर यंग मरीज में होता है तो हम कुछ टेस्ट हमेशा कराते हैं। हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक रीनल डॉपलर कराते हैं कि रीनल आर्टरी जो है उसमें ही कहीं सिकुड़न ना हो। तो ये दो भाग में है। जो प्राइमरी मैंने आपको बताया 95% केसेस में हमको कारण नहीं मिलता, उसमें हम कुछ जांचें कराते हैं। हम ये देखते हैं कि आपका किडनी ठीक से काम कर रही है, किडनी का फंक्शन देखते हैं, नॉर्मल ब्लड रूटीन जांचें कराते हैं, और फिर दवाइयाँ शुरू करते हैं, और फिर इसको कुछ टाइम तक फॉलो करना होता है। अच्छा, फिर आपने इसे यहाँ पे चेकअप की बात करी, तो रूटीन चेकअप मतलब होना तो चाहिए लेकिन लोग करवाते नहीं है, तो उसके पीछे का मतलब क्या कारण है, या फिर मतलब किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो रूटीन चेकअप के लिए जाएं, ये उनके लिए बेनिफिशियल है? एक चीज़ तो ये है कि पहले हम ये मान के चलते थे, और ये तो अब भी रहता है, कि 40 साल से जो ऊपर लोग हैं उनको रूटीन चेकअप तो कराना ही चाहिए, साल में एक बारी। बिल्कुल। और अब ये हो गया है कि हम या तो अपने लेवल पे ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि यंग लोगों को थोड़ा सा इसमें हेसिटेशन रहता है कि हम सब ठीक है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, तो या तो स्कूल के लेवल पे या कॉलेज के लेवल पे ईयरली चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हम एज अ कम्युनिटी इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक यंग एज में जिनको बच्चों को हाइपरटेंशन रहता है, बट कभी क्योंकि चेकअप नहीं हुआ, वो डिटेक्ट नहीं होता है, वो यंग एज से पकड़ में आ जाएगा। कई बार ही रिवर्सिबल कॉज होते हैं, जो जैसे मैंने बताया सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें हम कारण ढूंढ सकते हैं, तो हम टाइमली उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये एज अ होल हमको एज अ कम्युनिटी ये करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर, जैसे बात हृदय की हो रही है, बात दिल की हो रही है, तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपने कई तरीके में बताए, लेकिन इसके अलावा जो भोजन है एक अति महत्वपूर्ण कारक भोजन को मान सकते हैं, तो हृदय के लिए मतलब सर्वश्रेष्ठ और हानिकारक भोजन कौन कौन से कहे जा सकते हैं? हानिकारक भोजन तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जंक फूड, तो ये फोन से ऑर्डर करने वाली आदत कम से कम रखिए। सिर्फ गैस इमरजेंसी को में बंद ही ऑर्डर कर करिए। दीजिए। बंद करना फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो दिक्कत होगी। जाएगी। तो चल के जाइए, अगर बहुत मन है तो कभी चल के चले जाइए, खाना अपना खुद लेकर आइए, लेकिन वो भी कभी कभी। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताई, जो चिकना तेल, जो तला हुआ खाना है, जो एक ही तेल से खाना बार बार निकलता है, ठीक है कभी कभी खा लिया, लेकिन ऐसा रोज नहीं होना चाहिए कि आप बाहर ही खा रहे हैं। ये जो हो गया, ये हानिकारक है। तीसरी चीज है, ये हमारे घरों में भी दिक्कत है। और घर में खाना अच्छा है, पौष्टिक है, पर घर में हम लोग स्वाद के लिए नमक बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। बिल्कुल, जो नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं, हर चीज़ में डलती है, उस डलता है, उससे क्या होता है कि बीपी बढ़ता रहता है, और ये हमको पता नहीं चलता। और ये एक घर वालों का प्यार होता है, आपकी माता जी का प्यार है, जो आपके खाने में नमक ज़्यादा डल जाता है या मसाला ज़्यादा डलता है, वो ऊपर से भी हम डाल लेते हैं, फिर वो आपके स्वाद के लिए डालते हैं, बट इसमें भी हानि है। तो ये सबको समझ आनी चाहिए कि नमक कम से कम रखेंगे। घी तेल भी खाना स्वादिष्ट बनने के लिए डलता है, वो कम से कम करेंगे। घर में भी कई बार होता है, आप तेल निकाल के रख देते हैं, अगली बार फिर वो बहुत हानिकारक है। वो कुछ पैसा बचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो तेल में से फिर से बार बार ही पकौड़े और पूड़ी और ये सब जो निकलता है, ये हानिकारक है। घर में भी नियमित तौर से खाइए, हफ्ते में एक आध बार ऐसा खाना खा लिया, रोज नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा जो बच्चों को शुरू से देते हैं, मान्यता है कि बच्चों को तो सब चलता है, ऐसा नहीं है। अब जितना हमको पता है ये है कि शुरू से बच्चों को भी नियमित खाना खिलाएंगे तो आगे जाके अच्छा होगा। बच्चों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो हमको पता नहीं चलता, जिसका बहुत
यंग एज से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसको ये दिक्कतें जल्दी होंगी। तो जो हम बोलते हैं फाउंडेशन, शुरू से हमको ये चीज़ अच्छी रखनी है। और फिर ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है जम जाता है एक जगह। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल ये होता है कि इसको हम कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं प्लाक, ये जी। जम के जो लिपिड के फॉर्म में है, ये प्लाक बनता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। जब ये अनस्टेबल होता है तो ये एक जगह टूट के गिर जाएगा, ये टूट के गिरेगा तो ये वहाँ पे आपकी नाड़ी बंद कर देगा। तो है तो काफ़ी खतरनाक मतलब। वैसे सर आपने यहाँ पे घी और तेल की बात करी थी खाना पकाने के लिए, तो जैसे कहा जाता है कि रिफाइंड का जो प्रयोग होता है बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, तो फिर किस प्रकार का घी या तेल हमें खाने बनाने में यूज़ करना चाहिए? देखिए, सच्ची बात तो ये है, जब आप हार्ट के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि तेल तो कोई भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, जो सच्ची बात है। जो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जो तेल सबसे अच्छे हैं वो भी एक तेल आप साल भर नहीं चला सकते। आप 3 या 6 महीने पे आप 2-3 सबसे अच्छे तेल चुनिए और 6-6 महीने पे उसको बदल के चलाइए। जो साइंटिफिकली, जो घरों में ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो ये जैसे आपने बताया रिफाइंड ऑयल से आप बचें। बाकी जो आपके आसपास सबसे अच्छा तेल मिल रहा है उसको यूज़ करें, कम से कम तेल का यूज़ करें, कम से कम करें। हम लोग के घरों में तेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वो प्यार होता है लेकिन उसमें दिक्कत होती है बाद में। मतलब अब और देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया तो स्पेशली खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मशहूर है। आगे चलते हैं सर। जो लोग तेल खा रहे हैं फिर आप उस हिसाब से व्यायाम भी करिए, 30 से 45 मिनट ना करके उसको बढ़ाइए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। जी सर, तो जैसे कि हार्ट की जो मेजर दिक्कत है, एक तो बीपी की है, बाकी एक हार्ट अटैक जो कि बहुत कॉमन आजकल हो गया है। तो हार्ट अटैक के दौरान जब किसी को अचानक ही हार्ट अटैक, जब हम घर पर हैं किसी को आ जाता है या रास्ते में कहीं पर ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसके दौरान फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, पहला उपचार क्या ले सकते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। अगर अटैक आया है तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। पर अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, ये साइंटिफिक नहीं है बट ये एक हम लोग आपस में बोलते हैं, बात करते हैं कि जब अटैक आया और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज दर्द है, मैं कुछ अटैक के लक्षण बता देता हूँ कि आपको छाती में तेज दर्द हुआ। ये दर्द एक पॉइंट पे नहीं हो रहा, आप एक सिक्का बनाने को बोलेंगे तो उतनी जगह नहीं है, ये पूरी छाती में दर्द हो रहा है और ये आपका दर्द उल्टे हाथ में जाता है, कंधे में जा रहा है, गले में जा रहा है, सर की तरफ जा रहा है, जबड़े में जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सुई जैसा चुभ रहा है, 1-2 मिनट का हो रहा है, कुछ सेकंड का। ये तेज दर्द होगा, ये आपका 10 से 20 मिनट या उससे ज़्यादा रहेगा। साथ में आपको पसीना आएगा, सांस की दिक्कत होगी, ऐसा लगता है, वो सिंकिंग फीलिंग कहते हैं, ऐसे लगता है कि हार्ट ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं डूब रहा हूँ। तो ये जो दिक्कत, जब ये दिक्कत हो तो हम हर किसी को ये नहीं बोल सकते कि घर में आप ये दवाइयाँ रखिए हार्ट की, पर मरीज को हम बोलते हैं कि ऐसे में आप थोड़ा खांसते रहिए। खांसते, जब तक अस्पताल पहुंचते हैं, खांसते रहने से ये होता है कि आपका जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी चलती रहती है, एकदम से बैठता नहीं है। मैं ये बोलूँगा ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये एक तरीका है कि घर से अस्पताल पहुंचने तक। दूसरा होता है, ये दिक्कत होती है कि कई पेशेंट्स को एकदम से अटैक हुआ और अरेस्ट हो गया, पेशेंट खड़े हुए और गिर गए। तो ऐसी चीज के बचाव के लिए CPR होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स और रिससिटेशन मतलब उजागर करना। इसको आप हार्ट, अगर आपको CPR का तरीका आता है तो आप कई जाने बचा सकते हैं, चाहे वो घर है चाहे वो बाहर है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कभी एक CPR का सेशन ऑर्गेनाइज कर देंगे। हमारा प्लान भी है गुरु नानक हॉस्पिटल की तरफ से कि हम बहुत जगहों पे, जहाँ पे लोग एकत्रित हो सकते हैं, वहाँ पे CPR का सेशन कराएं। कार्डियक अरेस्ट के टाइम इससे जान बचाई जा सकती है। बट ये मैं अभी भी बोलूँगा, सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाएं, हॉस्पिटल का सोर्स बुलाएं। अटैक की शंका है तो डॉक्टर को दिखाएं, खुद से मैनेज करने की कोशिश मत करिए, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचिए। और सबसे ज़रूरी कह सकते हैं कि पैनिक उस समय पे नहीं हो, तो जाते हैं लेकिन फिर भी हाँ, जितना आप अपने आप को कंट्रोल करके हॉस्पिटल पहुंच सके वो सबसे ज़रूरी है।